तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वैज्ञानिक खोज की जो शायद गाड़ियों को हल्का और ज्यादा ईंधन कुशल बनाने में मतलब एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। हाँ, ये खोज मैग्नीशियम मिश्र धातुओं यानी मैग्नीशियम एलॉयज से जुड़ी है। बिल्कुल। हमारे पास मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साइंस जर्नल में छपे अध्ययन पर आधारित कुछ रिपोर्ट्स है। कमाल की बात यह है, और यही मुझे सबसे दिलचस्प लगा, कि वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी धातु को झुकते हुए उसके अंदर 3D में झांक कर देखा है। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इसी पड़ताल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, ये मुमकिन कैसे हुआ? बिल्कुल। देखिए, मैग्नीशियम का हल्कापन, एल्यूमिनियम से भी करीब 30% कम वजन, ये इसे ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बहुत बहुत आकर्षक बनाता है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कितनी ईंधन की बचत हो सकती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी इसमें। चुनौती किस तरह की? वो ये कि जब मैग्नीशियम पर जोर पड़ता है, मतलब स्ट्रेस पड़ता है, तो ये थोड़ा कह सकते हैं मनमौजी तरीके से व्यवहार करता है। अच्छा। कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से टूट सकता है। अच्छा। और इसी वजह से इंजीनियर इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से थोड़ा हिचकते रहे हैं। हाँ, और ये जो आपने कहा मनमौजीपन, ये इसकी अंदरूनी बनावट से जुड़ा है ना? कुछ क्रिस्टल लेवल पर होता होगा। सही, बिल्कुल सही। हाँ। जब मैग्नीशियम पर तनाव पड़ता है तो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ खास चीजें बनती हैं। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में विरूपण जुड़वां या डिफॉर्मेशन ट्विन्स कहते हैं। डिफॉर्मेशन ट्विन्स? हाँ, ये क्रिस्टल के अंदर आप समझ लीजिए आईने की छवि जैसे हिस्से होते हैं जो तनाव झेलने में मदद करते हैं। हाँ। पर मुश्किल ये थी कि ये बनते कैसे हैं? हाँ, ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और इनका ठीक-ठीक असर क्या होता है, ये अब तक पूरी तरह समझा नहीं गया था। क्यों? मतलब देख नहीं पाते थे क्या? क्योंकि इन्हें बनते हुए देखना, वो भी 3D में, पहले लगभग नामुमकिन सा था। और यहीं पर मिशिगन टीम की सफलता है। अच्छा। उन्होंने पहली बार इन जुड़वां संरचनाओं को बनते और विकसित होते हुए 3D में कैद किया है। किसी धातु के अंदर 3D में देखना, वो भी तब जब उस पर जोर पड़ रहा हो, ये सुनने में ही मतलब किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, है तो कमाल की बात। ये किया कैसे गया? कोई खास किस्म की एक्सरे तकनीक इस्तेमाल हुई? ये साधारण एक्सरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तकनीक है। इसके लिए फ्रांस में यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी, जिसे ESRF कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। सिंक्रोट्रॉन? ये तो बहुत बड़ी मशीनें होती हैं ना? हाँ, विशाल मशीनें। वहाँ डार्क फील्ड एक्सरे माइक्रोस्कोपी या DXFM नाम की एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। DXFM? हाँ, सिंक्रोट्रॉन क्या करता है, वो कणों को लगभग रोशनी की रफ्तार से घुमाता है और उससे बहुत बहुत तेज एक्सरे पैदा होती हैं। अच्छा। शोधकर्ताओं ने, जिनमें एशले बुसेक और सांगवोन ली प्रमुख थे, इन एक्सरेज को मैग्नीशियम के छोटे नमूनों पर फोकस किया। और वो झुकने वाली बात, मतलब नमूने पर तनाव कैसे डाला गया इस दौरान? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने नमूने पर धीरे धीरे लोड बढ़ाया, पहले 0.6, फिर 30 और फिर 45 मेगापास्कल तक। ये असल दुनिया के दबाव जैसा है। हाँ, काफी हद तक वैसा दबाव जो कार के पुर्जों पर पड़ सकता है। और हर बार दबाव बढ़ाने के बाद उन्होंने DXSFN से उसकी 3D तस्वीरें ली। तो स्टेप बाय स्टेप देखा। बिल्कुल। इससे उन्हें क्रिस्टल के अंदर ये जुड़वां बनते और बदलते हुए दिखे। जैसा सांगवोन ली ने कहा भी, ये पहली बार था जब उन्होंने सचमुच इन जुड़वां को बनते और विकसित होते देखा। अच्छा, तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इस 3D नजरिए ने वो कौन सी पहेलियां सुलझाईं जो पहले शायद अनसुलझी थीं या जिन पर सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था? हाँ, कई बातें साफ हुई। 3 अहम बातें सामने आईं जो पहले धुंधली थीं या पता नहीं थी। पहली क्या थी? पहली ये कि सारे के सारे विरूपण जुड़वां हमेशा ट्रिपल जंक्शन पर ही बन रहे थे। ट्रिपल जंक्शन? हाँ, यानी वो बिंदु जहां 3 क्रिस्टल दाने या ग्रेन्स आपस में मिलते हैं। ये जानना बहुत अहम है कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, और दूसरी बात? दूसरी, जहां भी ये जुड़वां बनते थे और दूसरे क्रिस्टलों से टकराते थे, वहां लगातार कुछ दोष, मतलब डिफेक्ट्स दिखाई दिए। डिफेक्ट्स मतलब क्रिस्टल की संरचना में कुछ गड़बड़ियां? हाँ, छोटी मोटी अनियमितताएं कह सकते हैं। और ये लगातार दिख रही थी, मतलब एक पैटर्न था। ये स्थिरता बताती है कि ये जुड़वा कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जो डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। ये तो काफी बारीक जानकारी है। और तीसरी बात मैग्नीशियम के, आप कह सकते हैं, मौलिक स्वभाव से जुड़ी है। देखिए, स्टील या एल्यूमिनियम की तरह नहीं, जो किसी भी दिशा में खींचने पर आसानी से खींच जाते हैं। हाँ। मैग्नीशियम की जो क्रिस्टल संरचना है वो थोड़ी अलग है। वो कुछ खास दिशाओं में ही आसानी से फिसल या स्लिप कर सकती है। अच्छा, मतलब हर तरफ एक जैसा लचीलापन नहीं है। बिल्कुल। तो जब इसे ऐसी दिशा में खींचा जाता है जहां ये आसानी से फिसल नहीं सकती,
तब ये तनाव को संभालने के लिए ये जुड़वां संरचनाएं बनाती है। ओह, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे कागज में अकॉर्डियन की तरह तह बनाते हैं ना। हाँ हाँ, जब धातु आसानी से खिंच या फिसल नहीं सकती तो वो मुड़कर या ऐसी तह बनाकर तनाव को संभालने की कोशिश करती है। यही है विरूपण जुड़वा। ये तो बहुत ही सहज तरीके से समझाया आपने। तो अब जब हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जुड़वा कहाँ और कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इसका असल मतलब क्या है? ऑटोमोटिव उद्योग के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये 3D छवियां सिर्फ एक शुरुआत है। ये हमें एक नक्शा देती हैं। नक्शा? हाँ, एक तरह से ये हमें दिखाती हैं कि मैग्नीशियम मिश्र धातुओं को ज्यादा लचीला, मतलब डक्टाइल, और ज्यादा भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। अब हम ज्यादा सटीक कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं अच्छा, और ऐसे मिश्र धातु डिजाइन कर सकते हैं जिनमें इन जुड़वा का बनना हम नियंत्रित कर सकें या उनके असर को मैनेज कर सकें। तो मतलब अब हम मैग्नीशियम को कम मनमौजी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगला कदम, जो और भी रोमांचक है, वो है इन बदलावों को रियल टाइम में देखना। रियल टाइम में मतलब जैसे जैसे धातु मुड़ रही है उसी वक्त अंदर क्या हो रहा है ये देखना। वाओ! हाँ, बिल्कुल। इससे हमारी समझ और भी गहरी होगी। अंतिम लक्ष्य तो यही है कि ऐसे मैग्नीशियम अलॉय बनाए जाएं जो हल्के तो हों ही, साथ में इतने मजबूत और अनुमानित हों कि कारों और शायद ट्रकों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकें। और इसका सीधा असर होगा ईंधन की खपत पर। बिल्कुल, सोचिए, हल्की गाड़ियां मतलब कम ईंधन खर्च और जाहिर है कम प्रदूषण। ये तो वाकई बड़ी बात है, पर्यावरण के लिहाज से भी और हमारी जेब के लिहाज से भी, है ना? सही कहा। संक्षेप में कहें तो इस 3D इमेजिंग ने हमें पहली बार मैग्नीशियम के अंदर तनाव के तहत होने वाले पूरे ड्रामा को देखने का मौका दिया है। खासकर इन विरूपण जुड़वां के बनने और बढ़ने की कहानी। ये ज्ञान हल्के और मजबूत भविष्य के मटेरियल बनाने की दिशा में एक बहुत अहम पड़ाव है। बिल्कुल। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि मटेरियल साइंस में इस तरह की जो सफलताएं मिल रही हैं, जो हमें परमाणु और क्रिस्टल स्तर पर चीजों को समझने और फिर उन्हें डिजाइन करने की ताकत दे रही हैं, भविष्य में ये सिर्फ ऑटोमोटिव के अलावा और कहां-कहां क्रांति ला सकती हैं। सही बात है। क्या एरोस्पेस या फिर टिकाऊ ऊर्जा तकनीकों जैसे सोलर पैनल या बैटरीज में भी ऐसे ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है, नहीं? यकीनन, संभावनाएं बहुत हैं।